हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जिस तरीके से वर्ल्ड सिनारियो चेंज हो रहा है और दिन पर दिन कोई ना कोई नई खबर ऐसी आ रही है कि दुनिया जो है वो पक्षों में या दो समूहों में बढ़ती जा रही है और एक एक करके हर कोई देश किसी ना किसी पाले में आकर खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। जब ये सिचुएशन है कि एक एक करके कोई ना कोई देश किसी ना किसी पाले पर आकर खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भारत कहाँ खड़ा है, इसके ऊपर चर्चा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब जब भारत के लिए चर्चा इम्पॉर्टेंट होगी तो यहाँ पर इस समय पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सिचुएशन इस्लाम और इस्लाम के रेडिकल इस्लाम की फॉर्म में जो टेररिज्म है उसको लेकर, और ऐसी सिचुएशन में जो एक देश जो इस समय पर पीड़ित है, भारत तो हमेशा से पीड़ित है ही है, अगर आप देखेंगे तो एक देश जो इस्लाम से पीड़ित है वो है फ्रांस। और इस समय पर जिस तरीके से फ्रांस के विरोध में जिस तरीके से नाकाबंदी होती जा रही है, एक खेमेबंदी हो चुकी है, और ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा इस्लामिक दुनिया जो है वो फ्रांस के खिलाफ एकजुट हो चुका है और फ्रांस को क्रिटिसिज्म और खासकर इमैनुअल मैक्रोन को क्रिटिसिज्म करने में एक कदम भी पीछे नहीं हट रहा। तो ऐसी सिचुएशन में डिस्कशन ज़रूर है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है इस समय पर, तो उसके ऊपर डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं कि असलियत में इंडिया जो है वो कहाँ खड़ा है और इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसी। क्योंकि इस मामले में हमें ये भी देखना होगा कि भोपाल, मुंबई से लेकर अलीगढ़ में जिस तरीके से फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है, तो आपका देश या हमारा देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो और बड़ी संख्या में मुसलमान विरोधी पक्षों की तरफ जाकर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो समस्या यहां पर यही है और इस चीज को भी समझना है कि धर्म और विदेश नीति में कौन डोमिनेट करेगा, धर्म और देश में कौन डोमिनेट करेगा, और भारत का जो मुसलमान है वो कहाँ खड़ा है, और उसको तो हम बाद में एक अलग वीडियो में देखेंगे। लेकिन भारत कहाँ खड़ा है और भारत की देश की जो नीति है, जो भारत की जो देशी नीति है, या भारत की जो अपनी भारत की जो अपनी घरेलू राजनीति है, उसका दबाव हमारी विदेश नीति पर कहाँ कहाँ कैसे कैसे पड़ेगा और क्या पड़ सकता है, पहले भी पड़ा है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो असलियत में दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इस्लाम, हम बात कर रहे हैं इसलिए इस टाइम पर इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस की, और इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस के बीच में फ्रांस के ऊपर इस्लामिक टेररिज्म की। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो फ्रांस को अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो इंडिया और फ्रांस दोनों के दोनों टेररिज्म से जूझने वाले देश हैं। अगर आप देखेंगे तो इंडिया तो लगभग 1989 के बाद से लगातार इस्लामिक टेररिज्म, कश्मीर के नाम पर टेररिज्म से जूझ रहा है, और कश्मीर के पीछे भी वो इस्लामिक टेररिज्म ही है। और इस्लामिक टेररिज्म के साथ साथ इसमें अगर आप देखोगे तो और ज़्यादा एलेबोरेटेड फॉर्म में देखोगे तो मुस्लिम उम्मा का जो कंसेप्ट पाकिस्तान इस्तेमाल करता रहा है, इस्लामिक टेररिज्म का इस्तेमाल करने के लिए, और उसे बार बार इस्लामिक टेररिज्म का नाम दिया जा रहा है। यहाँ इस्लामिक वर्ड जो है वो रिलीजन नहीं है। रिलीजन के मामले में इस्लाम दुनिया के सबसे अच्छे धर्मों में से एक है, लेकिन अगर आप बात करेंगे यहाँ पर रिलीजन नहीं है, यहाँ पर इस्लाम एज अ टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इज अ टूल ऑफ पॉलिटिक्स। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि इस्लाम एज अ टूल ऑफ पॉलिटिक्स, और इसका सबसे ज़्यादा जो पीड़ित देश रहा है वो भारत रहा है। इस्लाम एज अ टूल ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसका सबसे ज़्यादा पीड़ित देश भारत रहा है। अगर आप हमलों की बात करें तो 2008 से लेकर 1989 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर निकालने से जो मामला शुरू होता है, उससे अगर आप आगे बढ़ते जाएं तो कश्मीरी टेररिज्म से शुरू हो जाए तो लगभग 2020 तक बहुत ही मुश्किल से एक आधा कोई साल जाता था जहां पर जिहाद के नाम पर इस रेडिकल इस्लाम या इस्लाम के नाम पर जो आतंकवाद फैलाया जाता था उससे भारत कभी पीड़ित ना हुआ हो। और 2008 से लेकर दिल्ली के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर मुंबई के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर हमारे कांधार हाईजैक से लेकर एक से बढ़ के एक ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिसको सुनते ही एक रूह कांप जाए, इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। सुसाइड बॉम्बर से लेकर न जाने कितने, और न जाने हमने कितने अपने निर्दोष नागरिकों और हमारे सैनिकों की बलि दी होगी इस आतंकवाद से लड़ने के लिए।
अब यहाँ दूसरी तरफ फ्रांस है। फ्रांस में अगर आप देखेंगे तो बिहेवियर ऑफ टेररिज्म कंप्लीटली डिफरेंट है। और ये फ्रांस का टेररिज्म हालांकि यहाँ पर भी सन 2000 से शुरू हुआ, लेकिन 2015 ऑनवर्ड्स एक नई तरीके की बहस शुरू हो गई और चार्ली हेब्दो का जो मामला है वहाँ से ये पूरी की पूरी बहस शुरू हुई। और चार्ली हेब्दो से लेकर अब तक न जाने कितने आतंकवादी हमले इस तरीके के फ्रांस के अंदर हो चुके हैं। और फ्रांस का बिहेवियर इस तरीके से है कि किसी त्यौहार मनाते हुए, बास्तिल डे मनाते हुए भीड़ के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है। इस्लाम के नाम पर जिहाद करने वाले जो सरफिरे हैं, वॉरियर्स हैं, जो जिहादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो सारे के सारे बाहर निकलते हैं। एक चाकू लिया, दो चार को मार दिया, खबरों में आ गए। फिर चर्च में घुसे, दो चार को मार दिया, खबरों में आ गए। पिस्टल ली, दो चार को मार दिया, खबरों में आ गए। अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए, अल्लाह के नाम को बदनाम करते हुए न जाने कितना खून ये लोग बहा देते हैं। ऐसी सिचुएशन में दोनों के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी नज़र आएगी, लेकिन भारत जो है वो बहुत पुराना विक्टिम है और फ्रांस जो है वो नया विक्टिम है। दोनों के पीछे, दोनों के अंदर होने वाले इस्लामिक हमलों के पीछे राजनीति से ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर राजनीति, यहाँ जब जब मैं इस्लाम शब्द का इस्तेमाल करूँ, वो इस्लाम शब्द धर्म नहीं, वो इस्लाम शब्द एज अ टूल, एक वेपन जो कि राजनीति या आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने या फिर दूसरी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए, मैं उनकी बात करता हूं। यहां धर्म का इस टेररिज्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धर्म वाले लोगों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, उस धर्म के लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो खुलकर विरोध करने की जगह राजनीति के हाथों की कठपुतली बनकर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद उनके अपने हित हो, मैं उसमें कुछ जा नहीं रहा, वरना कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता, ये फैक्ट है। सच्चाई के मार्ग पर चलना सबसे पहले सिखाता, और ये सच्चाई के मार्ग पर नहीं चल रही है। अब इसी मामले में एक नया मोड़ तब आया जब लगातार आप देखेंगे कि पाकिस्तानी युवक बाहर निकलता है, 2 फ्रांसीसियों की गर्दन काट देता है। एक युवक बाहर निकलता है, टीचर की गर्दन काट देता है। एक युवक बाहर निकलता है, चर्च के अंदर घुसता है, अल्लाहू अकबर कहता है, महिला के से लेकर महिला की गर्दन काट देता है और 2 लोगों को चाकू से वार करके मार देता है। और ऐसे ही फिर खबरें दुनिया के बाकी देशों से भी आ रही है। रशिया के अंदर भी परसों ऐसी ही खबर थी कि एक लड़के ने अल्लाहू अकबर, माइनर ने अल्लाहू अकबर चिल्लाकर चाकू निकाला तो रशियन फोर्सेस ने वही ढेर कर दिया, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तो सवाल यही है कि क्या जो एक भगवान का नाम है या जो एक अल्लाह का नाम है, इस अल्लाह के नाम को टेरराइज करना या अल्लाह के नाम को एज अ वेपन ऑफ टेररिज्म इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो ठीक है? सवाल ये है कि इसमें उस मानसिकता के पीछे कौन लोग हैं जो कि इन लड़कों को 18 साल, 19 साल, 17 साल इस तरीके के लड़कों को ये कहते हैं कि अल्लाह का नाम लो और गर्दनें काटो। ये मानसिकता कहाँ से आई कि आप लोग इन लड़कों को इतना बहका रहे हैं कि जब ये अपने देश में भी अगर रहते हैं तो भी आतंकवादी हो रहे हैं, जब ये दूसरे देश में जाते हैं तो भी आतंकवादी हो रहे हैं, और हर जगह जा रहे हैं तो आतंकवादी हो रहे हैं। तो लड़ाई असलियत में एक मानसिकता के खिलाफ है, और इस मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए जहां से फाइनेंसेस यानी पैसे आ रहे हैं, उन फाइनेंसेस के खिलाफ है। लड़ाई एक ऐसे सीन के खिलाफ है, या लड़ाई एक ऐसे एटमॉस्फेयर के खिलाफ है जो जानबूझकर क्रिएट करा जा रहा है दूसरे धर्मों के विरुद्ध। या तो ये मान लिया जाए, और जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है इस्लामिक जगत के द्वारा, एक व्यवहार किया जा रहा है कि कोई हमारे खिलाफ बोलेगा तो हमें गर्दन काटने का पूरा अधिकार है। तो दोस्तों, आप अगर किसी के खिलाफ बोलोगे तो आपकी गर्दन काटने का भी तो दुनिया को सारा ही अधिकार होगा। ये जो इस्लामिक दुनिया है, ये क्या मैसेज दे रही है? क्योंकि जिस तरीके से मैंने इमैनुअल मैक्रोन का पूरा जो बयान पढ़ा, या जो कि क्या है कि वो ये वर्ड यूज कर रहे हैं, इस्लाम संकट में है। एक शब्द इस्तेमाल किया कि इस्लाम संकट में है। वास्तव में जब इस्लाम की बात की जा रही है तो एक ऐसा संकट में वही तो होगा जो अच्छा होगा। संकट में यूं तो होगा नहीं कि कोई मतलब दाऊद इब्राहिम संकट में होगा। दाऊद इब्राहिम तो मरा हुआ एक जानवर आदमी है, वो तो संकट में जितना मर्जी हो जाए। अब दाऊद इब्राहिम हुआ या कोई भी डॉन हुआ या कोई भी क्रिमिनल हुआ, वो अगर संकट में है तो है, उसमें कोई शक की बात नहीं है।
उसको संकट के अंदर हम मानना मतलब उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जब एक पुण्य आत्मा, ये एक अच्छा धर्म या एक सब चीजें जब गलत हाथों में जा रही हो तो उसके ऊपर टिप्पणी, मात्र एक टिप्पणी करना कि इस्लाम संकट में है और इसलिए उसको सही करना जरूरी है, तो वो तो बोलना जरूरी है। उसके लिए कोई इतना खतरनाक तरीके से कि बाइकॉट फ्रेंच गुड्स, बाइकॉट फ्रांस या बाइकॉट फ्रेंच गुड्स। अब ऐसी सिचुएशन में बाइकॉट अगर फ्रेंच गुड्स की बात की जा रही है तो असलियत में मैं उसके ऊपर अभी बात करूंगा। तब जब बाइकॉट फ्रेंच गुड्स की जा रही है, पूरी दुनिया का जो इस्लामिक जगत है, जो इस्लामिक वर्ल्ड है, वो पूरे का पूरा इस टाइम पर फ्रांस के अगेंस्ट खड़ा हुआ नजर आ रहा है और खुले तौर पर फ्रांस को क्रिटिसाइज और इमैनुअल मैक्रोन को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत कहां खड़ा है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा टारगेट करते हैं या उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। तो असलियत में अगर फ्रांस और भारत की देखें तो रिलेशंस जो हैं वो आज के नहीं हैं, वो उस टाइम के से हैं, लगभग 1661 या 1664 से आप उठाकर देख सकते हैं कि 1664 में लुई 14 के टाइम पर अगर आप लोग देखते हैं तो लुई 14 के टाइम पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, वो भारत आई थी। तो वहां से भारत और फ्रांस के डायरेक्ट रिलेशंस एस्टेब्लिश होने शुरू हुए और उसके बाद भले ही ये लोग बैटल ऑफ वांडी वाश में 1760 में हार गए हों, लेकिन उसके बाद भी प्रेजेंस ऑफ फ्रेंच जो है वो खत्म नहीं हुई और 1954 के आसपास तक आप देखते हैं तो फ्रांस की जो कुछ कॉलोनियां थी वो भी भारत में मौजूद थी। पौंडीचेरी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब ऐसी सिचुएशन में फ्रांस के रिलेशंस वहां उसके बाद भी खत्म नहीं हुए, क्योंकि उसके बाद भी अगर आप देखेंगे पौंडीचेरी, चंद्रनगर से लेकर बाकी जो भी टेरिटरीज फ्रांस के पास थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत को उसने भले ही दे दी, लेकिन रक्षा और दूसरे मामलों में संबंध हमेशा बनाए रखे और ब्रिटेन को हमेशा काउंटर करने की, एक बैलेंस करने की कोशिश में रहा। आज अगर आप देखेंगे तो फ्रांस, दुनिया मतलब हिंदुस्तान, और जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो भले ही अमेरिका और ब्रिटेन इंडिया के खुले तौर पर विरोध में रहे हो, लेकिन फ्रांस कभी भी खुल के विरोध में नहीं आया। फ्रांस ने दूरी इतनी भी नहीं बनाई कि रिश्ते जो हैं वो कमजोर पड़ जाए, और फ्रांस कभी भी कोल्ड वॉर के पीरियड में, शीत युद्ध के पीरियड में भी भारत को उसने अकेला कभी नहीं छोड़ा और भारत के साथ फ्रांस के रिलेशंस यानी संबंध बहुत अच्छे बने रहे। अब अगर उसके बाद की सिचुएशन को आप लोग देखते हैं तो उसके बाद की भी काफी अच्छी सिचुएशंस आपको नजर आएंगी। जिस तरीके से आप देखते हैं कि अगर 1998 के अंदर जब हमारे देश ने बहुत ही प्राउडफुल काम किया था, एक न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसमें पूरी दुनिया ने जब साथ छोड़ दिया तो फ्रांस एकमात्र ऐसा यूरोपियन देश था जिसने भारत का साथ नहीं छोड़ा और भारत को रिकॉग्निशन दिलाए रखी और भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो सैंक्शंस लगाए तो फ्रांस ने सैंक्शंस को फॉलो ज्यादा नहीं किया। सैंक्शंस लगाने के बाद जब 2008 में 1-2-3 न्यूक्लियर डील हुई तो उस न्यूक्लियर डील के अंदर भी फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा और सबसे पहला और सबसे ज्यादा फायदा लेने वाला और रक्षा संबंध बनाने वाला फ्रांस था। इसी तरीके से अगर आप लोग देखते हैं तो अगली सिचुएशन में भी आपको समझ में आएगा कि रक्षा संबंध बनाने का अगला स्टेप अगर आप देखेंगे तो जब पाकिस्तान के साथ कश्मीर इशू हो तो लगभग हर बार फ्रांस हमारे साथ खड़ा रहा है। और इसी तरीके से अगर अगले स्टेप के ऊपर देखें, कश्मीर को इकट्ठा इंटीग्रेट करने का मामला हो, फ्रांस खड़ा हुआ है। चीन के साथ बॉर्डर इशू हो, फ्रांस ने यहां तक कह दिया कि फ्रांस की सेनाएं भारत के साथ हमेशा खड़ी हुई हैं और विदेश मंत्री ने तो खुल के कह दिया। अब इसी तरीके से पाकिस्तान के मामले में पूरा फ्रांस जो है वो भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो समस्या कहां है? अगर आप चाइनीज देखो, ट्रेड बहुत अच्छा लेवल चल रहा है। इंडियन डायस्पोरा, भारत के जो लोग हैं, भारतीय हैं, फ्रांस में अच्छी खासी संख्या में रह रहे हैं। डिफेंस के मामले में राफेल जो है पूरी दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई महीनों तक छाया रहा और अभी भी हमारी भारत की मीडिया में आए दिन ये चर्चा का विषय बना रहता है। तो सोच के देखिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी से लेकर, ट्रेड से लेकर, बहुत सारे मामलों से लेकर हर जगह पर फ्रांस जो है, और सबसे बड़ी बात हम कैसे भूल सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा, हमारे मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों का जो बेस है वो फ्रांस से ही तो आया है यार, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आया है। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। तो फ्रांस और हमारे घनिष्ठ संबंध हैं। संस्कृति और सभ्यता भले ही अलग अलग हो, लेकिन जो आत्मा है, उसके जो संविधान की आत्मा है और जो व्यवस्था की आत्माएं हैं वो काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं और दो देशों का मेलजोल जबरदस्त लेवल पर
एक दूसरे के साथ है। यहां तक कि सोचकर देखिए, ब्रिटेन ने 200 साल भारत के ऊपर राज किया। ब्रिटेन के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध नहीं हैं जितने अच्छे संबंध फ्रांस के साथ हैं। तो यानी बहुत अच्छे संबंध हमारे इस पर्टिकुलर देश के साथ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जब फ्रांस के ऊपर आतंकवादी हमला होता है तो ऐसे आतंकवादी हमले के अंदर भारत कहां खड़ा है? एक ऐसा हमला जहां उस देश के सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, बड़ी संख्या में वो एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, एक तरीके से यूं कहें सोसाइटी का सिजेरियन करने जा रहा है, एक पर्टिकुलर देश के सिस्टम का सिजेरियन करने जा रहा है, उसमें पूरे का पूरा आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर वो क्रिटिसिज्म झेल रहा है। ऐसी सिचुएशन में भारत कहां खड़ा है? इतनी लंबी, इतनी गहरी दोस्ती के मामले में भारत कहां खड़ा है? भारत की सरकार ने, भारत के विदेश मंत्री ने खुले तौर पर, स्पष्ट तौर पर संदेश दिया कि हम फ्रांस के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके यह कहा कि हम फ्रांस के साथ हैं ऐसी विकट परिस्थिति में। अब अगर यहां मामले को देखेंगे तो भारत ने खुले तौर पर फ्रांस को समर्थन दिया, तो क्या यह सिर्फ और सिर्फ दोस्ती है या इंटरनेशनल रिलेशंस भी यहां मायने रख रहे हैं? तो थोड़े से एंगल्स को जांच लेते हैं कि भारत ने इतना खुले तौर पर, वैसे मजे की बात यह है आज तक इतने खुले तौर पर भारत दुनिया में कहीं भी किसी भी मामले के अंदर खुले तौर पर कभी नहीं जाता। वो एक सॉफ्ट पावर के रूप में जाना जाता था, जहां पर आधे अधूरे अपने डिसीजंस के लिए था कि थोड़ा सा ठीक है जा रहे हैं और थोड़ा सा नहीं जा रहे टाइप में। मतलब ओवरऑल ये है कि भाई कुछ मामलों में हाँ हो गई, कुछ मामलों में ना हो गई, कुछ मामलों में थोड़ा सपोर्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, फिर एक बच के निकलने का रास्ता था। इतने खुले तौर पर समर्थन किसी भी देश को, इस तरीके के मामले में किसी भी देश को देना भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये एक जिसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी है। तो किस तरीके से उसे थोड़ा सा समझते हैं। यहां थोड़ा मैप को अगर आप देखेंगे और मैप के अंदर फिर आप कहेंगे कि मैं हर बार मैप खोल के बैठ जाता हूं, भाई मुझे तो समझ में ही तब आता जब मैप दिखाई दे जाए। तो यहां पर ये फ्रांस एक ऐसा देश जो यूरोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर ऑफ यूरोप है आज के दिन। स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री ऑफ यूरोप, मिलिट्री पावर ऑफ यूरोप जो है वो फ्रांस ही है। जर्मनी से भी ज्यादा ताकतवर इस टाइम पर फ्रांस है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और यहां पर इंडिया, असलियत में इंडिया ने फ्रांस को खुले तौर पर समर्थन दिया, जबकि तब भी जब सऊदी अरेबिया से लेकर पूरे का पूरा ये जो बीच का इस्लामिक वर्ल्ड है ये अगेंस्ट खड़ा हुआ है फ्रांस के। यहां तक कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया के जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो भी खुले तौर पर फ्रांस के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। और आज से पहले की अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखो तो इंडिया कभी भी इस मिडल ईस्ट के अंदर कभी भी किसी भी तरीके से खुल के पक्ष नहीं लेता था, और या फिर अपना डिसीजन उस पक्ष में लेता था जहां ये मिडल ईस्ट जाता था। उसके दो रीजन थे, एक तो ऑयल और दूसरा पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को ये लोग ज्यादा सपोर्ट ना करें और कश्मीर इशू पे इंडिया को सपोर्ट ना करें तो कम से कम बहुत ज्यादा अपोज भी ना करें। लेकिन तीसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम या डर इंडिया को हमेशा रहता था और वो था इंडियन मुस्लिम्स। और ये इंडियन मुस्लिम्स वही बिहेवियर शो करते थे जो आज के दिन इमैनुअल मैक्रोन के मामले में भोपाल और मुंबई की सड़कों पर प्रोटेस्ट दिखाई दिया और खुलकर अपनी सरकार को मुंह चढ़ाते हुए फ्रांस या फिर दूसरे मामलों में दूर बसे हुए मुस्लिम्स के साथ खड़े हुए नजर आए। गजब सिचुएशन थी ये, और यहां पर हमेशा हमारी सरकारें जो हैं इस दबाव के सामने झुकती थी। कांग्रेस सरकार मेनली होती थी, वो झुकती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इस्लाम या मुस्लिम के नाम पर या मुस्लिम्स के प्रोटेस्ट से डरे बिना आपकी सरकार ने खुलकर समर्थन फ्रांस को दिया। और खासकर मैं आपको ये बात भी बता दूं कि फ्रांस के मामले में या फ्रांस से रिलेशंस के मामले में इंडिया के सामने ये वाली प्रॉब्लम तो कभी आई ही नहीं। ये वाली प्रॉब्लम कभी नहीं आई कि इस्लाम के नाम पर फ्रांस को समर्थन या अपोजिशन की जरूरत पड़ी हो। पहली बार ऐसा हुआ है, और ऐसी सिचुएशन में इंडिया वहां खड़ा है। तो असलियत में इंडिया यहां खड़ा है तो इसका पीछे रीजन क्या है समझिए। मामला इंडिया की अपने इंटरेस्ट्स का है।
इससे और ज्यादा आपको खुले तौर पर नहीं बताया जा सकता कि इंडिया के अपने इंटरेस्ट्स हैं, जिसमें फ्रांस के साथ खड़े रहना, खुले तौर पर खड़े रहना इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिक्वायरमेंट है। इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट या बात करें मामला कश्मीर है, और इसके ऊपर बड़े पार्ट में पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और यहां ये पाकिस्तान जो पैदाइशी भारत का दुश्मन है। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक मामला चल रहा है, तो ऐसे ही फ्रांस जो है वो इस मेडिटेरेनियन सी का जो है वो बादशाह है, वो इस एरिया में अपना डोमिनेंस रखना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ यहां इसी एरिया में अपना डोमिनेंस बढ़ाने और ऑटोमन एम्पायर को दोबारा से एस्टेब्लिश करने का सपना लिए एक बंदा या एक व्यक्ति यहां पर घूम रहा है, और उसका नाम है एर्दोगान। अब रिचब तैयब एर्दोगान जो है वो ऑटोमन एम्पायर का सपना लिए घूम रहा है और इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना चाहेगा तो उसे एक सपोर्ट न्यूक्लियर नेशन यानी पाकिस्तान को भी करना होता है, और यही रीजन है कि टर्की कश्मीर के मामले में हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता है। टर्की ने खुले तौर पर हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करना शुरू किया, और मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के साथ मिलकर खुले तौर पर इंडिया को क्रिटिसाइज किया। अब इंडिया को टर्की से बदला लेने का एक मौका सा मिला हुआ है, क्योंकि फ्रांस यहां ताकतवर है, टर्की इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। ग्रीस के मामले में फ्रांस वर्सेस टर्की है, आर्मेनिया अजरबैजान के मामले में फ्रांस वर्सेस टर्की है, लीबिया के मामले में भी फ्रांस वर्सेस टर्की है, साइप्रस के मामले में भी फ्रांस वर्सेस टर्की है। यानी फ्रांस वर्सेस टर्की अगर यहां पर है, और ये टर्की अपनी पूरी ताकत पाकिस्तान के साथ लगा रहा है, और पाकिस्तान को कश्मीर इशू पर हमेशा सपोर्ट करता है, तो इंडिया अपने सबसे पुराने दोस्तों में से एक फ्रांस के साथ क्यों ना खड़ा हो, इसके पीछे एक लॉजिक बता दिया जाए। अब रही बात भोपाल, मुंबई, अलीगढ़ में होने वाले मुस्लिम प्रोटेस्ट की, तो मैं यहां पर थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहा हूं, सॉरी, लेकिन आप यहां जो प्रोटेस्ट करने वाले मुस्लिम्स या इमैनुअल मैक्रोन से दुश्मनी या नाराजगी रखने वाले मुस्लिम से एक बात जरूर कहूंगा कि जब इंडिया को इस तरीके के मामले में अपनी मजबूत विदेश नीति के दम पर आगे बढ़ने की जरूरत पड़ी है, या एक स्ट्रांग मैसेज देने की जरूरत पड़ी है, तब भारत के मुसलमान ने धर्म को पहले देखकर हिंदुस्तान की विदेश नीति को कमजोर करने की कोशिश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चाहे ऐसे मामले में कोई भी नेता उठा ले, वो सब कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति को कुंद करने में लगे रहते हैं। उनके लिए इस्लाम पहले होता है और देश तो भाड़ में जाए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। कई मामलों में जो खासकर ओवैसी जैसे नेताओं को देखा जाए, तो ओवैसी जैसे नेता से पूछ के देखा जाए कि भाई जब आपके प्रधानमंत्री जो हैं, यानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, इजराइल के दौरे पर गए, तो ओवैसी का बयान क्या था, मैं हमारे कलेजे को ठंडक पड़ जाती अगर फिलिस्तीन भी हो आती। भाई आपके प्रधानमंत्री या हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, आपसे पूछकर जाएंगे या विदेश नीति की रिक्वायरमेंट को देखकर जाएंगे? यहां पर जिस तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, देश की विदेश नीति को कमजोर करने के लिए या दुनिया को एक मैसेज देने के लिए कि प्रधानमंत्री भले ही हो, हम फ्रांस के साथ नहीं हैं, तो फ्रांस के अंदर भारत की विदेश नीति या भारत की सरकार की या भारत के प्रधानमंत्री की क्या इमेज रह जाएगी? क्या मैं ऐसा मानूं या बाकी लोग ऐसा मानना शुरू कर दें कि क्योंकि यहां पर एक जो वीटो पावर चलती थी वो नहीं चल पा रही, और यही फ्रस्ट्रेशन है कि अपने प्रधानमंत्री को जितना बदनाम हो सके करें ताकि इसकी चलनी बंद हो जाए, तो वो गलत बात है।
यहां सवालिया निशान तो हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी उठ रहा है कि वो भक्ति या देशभक्ति या यूं कहें कि जो लॉयल्टी है, वो वफादारी है, वो कहां खड़ी है। लेकिन ये रियलिटी है। प्रोटेस्ट ठीक है, प्रॉफेट मोहम्मद, लेकिन क्या आप लोगों ने एक बार भी क्रिटिसाइज किया कि वो जो लोग हैं वो गलत है? और ये रेडिकल इस्लाम को तो हर जगह पे क्रिटिसाइज करना चाहिए। रेडिकल इस्लाम को क्रिटिसाइज किया कहीं पर? कट्टरवादी इस्लाम को, ISIS को कहीं पर क्रिटिसाइज किया गया? नहीं किया गया। तो इस्लाम को बदनाम करने या उसको रुसवा करने या बेइज्जती करने का कि किसी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है, केवल एक मुसलमान को छोड़कर, जो आजकल कर रहे हैं। क्योंकि धर्म का नाता उसको मानने वाले से ज्यादा होता है, और जो उस धर्म को मानने वाला बिहेव करेगा, वैसा ही इंप्रेशन दुनिया के बाकी लोगों के अंदर पड़ेगा। और यहां वो इंप्रेशन पड़ रहा है कि आप किसके साथ खड़े हैं, टेररिज्म, आतंकवादियों से लड़ने वाले के खिलाफ या टेररिज्म के खिलाफ। तो इंप्रेशन अभी ये जा रहा है भोपाल, अलीगढ़ और मुस्लिम के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट का कि आप आतंकवादियों के साथ खड़े हैं और जो आतंकवाद से लड़ रहा है उसके विरोध में खड़े हैं। और भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाने की एक खुली कोशिश है कि आपके साथ लगभग ये 20 करोड़ लोग नहीं हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें। और ऐसे में विदेश में जो भारत की विदेश नीति है या जो भारत का जो पहल है, वो कमजोर पड़ती हुई नजर आती है। एक इंप्रेशन नेगेटिव जाता है, और भारत के अंदर कमियां, कमजोरियां ढूंढने वाले जो देश हैं, वो सस्ता चारा मिलते हैं उनको। ये लोग जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, ये सस्ता चारा मिलते हैं, क्योंकि इसी भीड़ में से बहुत आसानी से आतंकवाद के लिए या भारत सरकार के खिलाफ कुछ भी करने के लिए भड़काया जा सकता है। शर्जिल इमाम जैसे हरामियों को देखकर जो कहता है कि भारत की गर्दन तोड़ दो, गर्दन दबा दो, तुम्हारे जैसों की औकात नहीं है। सॉरी ये वर्ड यूज किया, लेकिन ऐसा है। अब रही बात भारत की विदेश नीति की, तो इस समय पर सरकार मजबूत है, इसे एक पर्टिकुलर वोट बैंक की जरूरत नहीं है, इस वजह से कदम उठा पा रही है। अगर यहां कांग्रेस होती, देन आई कैन गारंटी वो अपने इस सबसे पुराने दोस्त और विदेश नीति के अंदर आगे बढ़ने की जगह अपने आप को बचाकर, क्योंकि सरकार बचानी जरूरी थी और ये वोट बैंक बहुत जरूरी था, अपने आप को बचाकर आगे निकलने की कोशिश कर रही होती। तो इस समय देश में जैसी सरकार है, वैसे आप मामले के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है, तो विदेश नीति खुलकर की जा रही है, जो एक अच्छी बात है। स्ट्रांग देश की सबसे ज्यादा खुली खूबसूरती यही होती है। तो दोस्तों, आगे जैसे ही इसमें डेवलपमेंट्स होंगी वो देखी जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।